यहाँ से यहाँ तक आने का ज्यादा मुश्किल सफर नहीं है, थोड़ा सा ही है ना। जो भी काम आप करें वो पूरी निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और अपना 100% डेडिकेशन उस लक्ष्य को समर्पित कर दें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कि मैनेज खुद को ही करना पड़ेगा। अपन पूछ लेते हैं, सब बता भी देंगे, लेकिन ले दे के मैनेज खुद को ही करना पड़ेगा। अगर हम लक्ष्य बना लेते हैं तो RAS या IAS का सफर साल या 1.5 साल से ज्यादा का नहीं है। सभी को नमस्कार। कैसे हो सब लोग? सही में अच्छे हो? तो मेरा नाम संगीता है और अभी सिलेक्शन से पहले मेरा 7-8 जॉब में पहले से सिलेक्शन हो रखा है और तैयारी करते करते यहाँ तक आ गए। अच्छा लगता है। मैं भी यहीं बैठती थी सामने आपके, पहली वाली रो में 4थे नंबर की सीट मेरी होती थी हमेशा, जब कभी यहाँ पर होती थी तब। और यहाँ से यहाँ तक आने का ज्यादा मुश्किल सफर नहीं है, थोड़ा सा ही है ना। और थोड़ा सा अगर थोड़ा जिद्दी बना हो ना तो अपन कर सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पूछो, हम आपस में बात करेंगे। आप पूछो, हम बताएंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम जैसे कोचिंग के साथ 7-8 सब्जेक्ट एक साथ हो जाती है तो मैनेज करना काफी टफ हो जाता है। साथ साथ चलती रहती है कोचिंग, तो उस टाइम पे उनको कैसे क्या तैयार करे जो साथ साथ होती रहे। यहाँ से पढ़ के जाने के बाद में जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो, 2-5 दिन में देखते रहो और अपने आप को ट्रैक करते रहो सिलेबस के हिसाब से कि कौन सा पार्ट हो गया, कौन सा नहीं हुआ है। उसके हिसाब से अपने आप को देखते रहो। खुद से झूठ नहीं बोलना है कभी भी, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम कितने पाने में और कितने बाहर हैं। उस टॉपिक को 1 आध दिन में रिवीजन करते रहना है, तो आप अपने आप साथ साथ चले जाओगे। और एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद में आप लोग डेली से डेली थोड़ा सा टफ टारगेट बना के उसको अगर पूरा कर लोगे तो संभव हो जाएगा आराम से। हेलो मैम, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। धन्यवाद। मैम आप करंट अफेयर के बारे में बताइए। मतलब अखबार काफी बड़ा होता है, हम पढ़ते हैं तो उसमें आधा 1 घंटा लग जाता है कभी कभी तो उसे पढ़ने में ही। तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर पर इनको? अपने मेंस में 8-10 नंबर का करंट आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अच्छा। और अपन ये सोचे कि उस 8-10 नंबर के लिए अपन आधे में से ज्यादा दिन तो अपना अखबार पढ़ने में निकाल दे, फिर कोचिंग में निकाल दे, बाकी करंट ही करंट पे फोकस करे, तो ये चीज ठीक नहीं है। अगर यहाँ पढ़ते हो तो मंथली मैगजीन मिलती है ना, उसमें करंट के लिए सफिशियंट है, उसके अलावा इधर उधर मत जाओ। और अगर अच्छा लगता है तो रोजाना हिंदी का अखबार आता है, इंग्लिश का अखबार आता है, आजकल तो PDF ऑनलाइन मिलती है, तो वो भी खर्चा नहीं करना पड़ता, नेट से ही काम चल जाता है। तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ लो, जो चीज आपको लगे कि आज वाले टॉपिक में एक आध अक्सर कुछ मैच कर रहे हैं, कोई मान लो संविधान के बारे में आया है, कोई किसी पोस्ट के बारे में आया है, किसी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए किसी चीज के बारे में आया है, तो थोड़ा उसको वहां से पढ़ के और फिर वो मैगजीन में कवर हो जाएगा आराम से। तो इतना इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और आप डेली की प्लानिंग, जैसे प्लानिंग बनाते हो शेड्यूल के लिए अपने पढ़ने के लिए, तो कैसे बनाते हो? मतलब दिन की प्लानिंग, कभी कभी सप्ताह की प्लानिंग बनाते होगे ना, तो कैसे बनाते हैं? मैं बता दूं, मैं पहले से जॉब में हूँ तो मेरे को इतना ही टाइम मिलता है। 7-8 दिन का बता देती हूँ मैं भाई, 7-8 दिन में डिसाइड कर लेती हूँ कि इतने पन्ने खत्म करने हैं, वो हो जाते हैं आराम से और उसी के हिसाब से अपन चलते हैं। तो आप जैसे यहाँ कोचिंग में हो, थोड़ा घर जाके फ्री रहते हो, तो अपना 20-20, 25-25 मिनट का शेड्यूल बना लो कि आज इसमें ये पढ़ना है, इसमें वो पढ़ना है, इसमें वो पढ़ना है, उससे बेटर हो जाता है। और आंसर राइटिंग आप कैसे करते हो? मतलब आंसर राइटिंग में कभी कभी दिक्कत आती है कि कंटेंट याद नहीं रह पाता, उसको कैसे लिखना होता है? जब भी कुछ लिखना होता है, संबंधित टॉपिक को 3-4 बार पढ़ लो, कम से कम 3 बार तो पढ़ो ही, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो और फिर उसके बाद में उसको खुद पढ़ के खुद ही उसमें कमी निकालनी है अपने को कि मेरे को ये वाला ठीक नहीं लगा, ये वाला ठीक नहीं लगा। धीरे धीरे 10-15 बार अपन लिखेंगे ना आंसर, अपने आप ठीक हो जाता है सब कुछ। थैंक यू मैम। लिखना पड़ेगा। अपन सोचे ना कि एक ही दिन में अपना सारा कुछ सही हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और एक दिन धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक पे अपन लिखना चालू करते हैं तो एक दिन वो सही हो जाता है अपने आप ही। थैंक यू मैम। हाय मैम, शॉर्ट नोट्स बनाना कितना? शॉर्ट नोट्स जो याद है 2-3 बार पढ़ लिया नोट्स को, फिर भी कोई चीज याद नहीं हो रही है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जो चीज हमें बार बार याद होती है उसको अगर नोट्स में लिखेंगे तो वो शॉर्ट नहीं होगी, अपने आप ही लॉन्ग हो जाएंगे। जो चीज 3-4 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रही, उसको शॉर्ट नोट में आप लिख लो, वो चीज काम आती है। मेरा नाम हरी सिंह है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से BA कर रहा हूँ, 3rd ईयर है। तो मेरे पास NCC है और उसी के साथ मैं एक NGO से भी इसमें जुड़ा था। तो जब हम पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी, तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है।
यहाँ कोचिंग चलती है, तो उसमें उसकी जो पढ़ाई उसको मेंटेन करने में भी टाइम लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कैसे करें, या फिर ओनली पढ़ाई पे फोकस करना है, या फिर वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, या इधर ध्यान देना चाहिए? एनसीसी में हो तो एक बार तो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होगा ना अपने पास में, उसमें ए ग्रेड लेके आनी है, बिना ए ग्रेड के काम नहीं चलेगा, तो वहां भी देखना है। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास करेंगे तभी जाके एलिजिबल इस वाले एग्जाम के लिए हो पाएंगे, तो वो भी पास करना है। और कोचिंग का ऐसा है कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कर लो, ग्रेजुएशन पे पहले भी ध्यान देना है, पास करना है अपने को, ठीक है। और एनसीसी पे अगर हो आपने टाइम दिया है तो उसमें ए ग्रेड लेके आनी है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे जाके आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज का। मैं भी एनसीसी से थी और मेरा सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड था, है ना। और एनसीसी में अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कैंप वैम्प एक आध करोगे तभी जाके सी में ए मिलेगा आपको, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो बैलेंस ऐसे करना कि प्रायोरिटी पहले एनसीसी को दो क्योंकि उसका शॉर्ट टाइम में रिजल्ट आने वाला है, फिर ग्रेजुएशन है, और साथ साथ ये चल रही है तो थोड़ा एक आध घंटा इसमें मिल जाना चाहिए। 6-7 घंटे इसका लेके बैठोगे तो समस्या हो जाएगी, ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो उन चीजों को पहले प्रायोरिटी देके फिर इस चीज पे आना है। रेगुलर तैयारी कैसे चालू रखे मैम? हैं? रेगुलर तैयारी कैसे चालू रखे? जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ सब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले वो चीज करना है जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। जी आपका ग्रेजुएशन हो गया, हाँ, अभी फाइनल ईयर है अब। फाइनल ईयर है, जी तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और इसके सब्जेक्ट थोड़े मेल खा रहे हैं या सबसे अलग ही है? नहीं, मेल खा रहे हैं। मेल खा रहे हैं ना, जी तो ऐसा लगता है ना कि दोनों की पढ़ाई एक साथ भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी तो, जी है ना। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में जो टॉपिक ग्रेजुएशन से और इससे मैच कर रहा है उसको पहले तैयार कर लो, और जो अलग वाला है उसको ग्रेजुएशन के बाद तैयार कर लेना, जी है ना। क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के वो लोग बैठने नहीं देंगे आपको यहाँ पर, जी नहीं बैठने देंगे ना, नहीं दें। यही चीज है। धन्यवाद। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? मतलब 10-15 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, वापस 3-4 दिन नहीं होती है, तो वो गिल्ट रहता है कि 3-4 दिन क्यों वेस्ट हो गए, तो वो कैसे मेंटेन कर सकते? कंसिस्टेंसी का तो यही है कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपन 8-9 घंटे पढ़ लेंगे, कोई दिन ऐसा आएगा जिसमें आधा घंटा भी पढ़ाई नहीं होगी। अपने को रेगुलर ये रखना है कि जिस दिन पढ़ाई नहीं हो उस दिन जो काम करने का मन करे वो काम कर लेना, ताकि ऐसा लगेगा नहीं कि ये काम भी छूट गया और पढ़ाई भी छूट गई, है ना। तो जरूरी नहीं है 7 दिन ही पढ़ाई करेंगे। जैसे मैं जॉब में हूँ तो 7 दिन के 7 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, 7 दिन में से 4-5 दिन ही हो पाएगी। लेकिन 4-5 दिन पढ़ाई करने के बाद में जो 3-4 दिन बचेंगे आपके पास में, उसमें आप वो काम करना जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हॉबी को डेवलप करते हैं अपनी को, है ना। तो जैसे कहीं घूम के आ जाओ, कुछ बिना सिलेबस का पढ़ लो जो आपको अच्छा लगता है ना। अपने घर का काम कर लो, उससे क्या होगा कि आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा कि ये सारा काम हो गया, पढ़ाई को छोड़ के तो अपने आप पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने को। थैंक यू मैम। ये चीज है। अच्छा, कई चीजें है ना मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपका टाइमिंग और आपकी सिचुएशन अलग है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। बाकी ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि मैनेज खुद को ही करना पड़ेगा। अपन पूछ लेते हैं, सब बता भी देंगे, लेकिन ले दे के मैनेज खुद को ही करना पड़ेगा। तो चीजें आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, ना कि मेरे कहने पे और आपके पूछने पे। करना आपको ही है। हाँ बताइए। मैम, प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? प्लान भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली आपको 4-5 साल तक मतलब यहाँ जयपुर में रखने में सक्षम है तो आप प्लान 1 पे काम करो। और आपको लगता है कि नहीं, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अपने को जरूरत है किसी जॉब की, तो पहले प्लान बी पे काम कर लो। क्योंकि हम सब किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार में 2-3 साल तक का प्लान ए का इतना बैकअप हो नहीं पाता। तो अगर प्लान ए के साथ साथ में सिलेबस मैच कर रहा है प्लान बी का, तो प्लान बी पे भी काम करना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं है कि प्लान ए को ही लेके बैठे रहेंगे। अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, 3-4 साल में एक बार आरएएस की वैकेंसी आती है, अगर वो भी नहीं निकली फिर क्या करोगे? तो अगर सिलेबस मैच करता है, राजस्थान की लगभग हर वैकेंसी का सिलेबस आरएएस से मैच करता है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा कर लो, और डेफिनेटली प्लान बी पे काम करना पड़ेगा अपने को पहले। और मैम, आपने क्विक बुक कौन सी यूज की है? क्विक बुक समझी नहीं मैं। जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, आपने यूज की या
ओनली नोट्स। लक्ष्मीकांत भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैंने बताया आपको कि जो हमारे आरबीएससी की बुक्स है एक बार उनको पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद में जब अपने को लगता है कि हाँ मेरा वहां तक ठीक है मामला, वो मेरे को आ रही है, उनमें से संबंधित कोई चीज मेरी छूट नहीं रही है, उसके बाद में लक्ष्मीकांत तो डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी आपको। पढ़ते हैं अपन, नई नई चीजें अपन सीखते हैं उसमें, तो जब अपने को लगेगा कि उससे मेरा काम नहीं चल रहा है या उससे भी और अच्छा आंसर लिखना है तो चीजें फिर ऐड करनी पड़ेगी अपने आप। नमस्ते मैम, मेरा नाम सौम्या है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कॉलेज और कोचिंग एक साथ कैसे मेंटेन रखें? दोनों को एंजॉय करो, कोचिंग को भी एंजॉय करो, कॉलेज को भी एंजॉय करो, है ना। इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अभी तो 2 साल तो कॉलेज के पड़े हैं आपको, है ना, और कोचिंग 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, फिर ग्रेजुएशन पे वापस जाना पड़ेगा अपने को। तो दोनों को आराम से बढ़िया एंजॉय करते करते अपना काम चलाओ। अभी इतना स्ट्रेस नहीं लेना अभी से ज्यादा। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, और जो ग्रेजुएशन में है उसको प्राथमिकता दो कि वहां पर भी अपन ठीक कर पाए, क्योंकि वहां ठीक करेंगे तो ले दे के अपना यहाँ भी ठीक हो जाएगा। अभी आपके पास में टाइम है, इतना जल्दी आप यहाँ पर आ गए तो आंसर राइटिंग पे फोकस करो, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में भी आपकी हेल्प करेगा, है ना। और ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो इधर वाला सिलेबस भी आपका पूरा हो जाएगा, उधर वाला भी पूरा हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन में ऐसा होगा कि इस वाला सिलेबस थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा होगा, आर्ट्स वाले में हो या किस में हो, आर्ट्स में हो ना, तो लगभग 90% मैच कर रहा होगा। तो आप वहाँ अच्छा करोगे तो डेफिनेटली यहाँ अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। दोनों को एंजॉय करो, बढ़िया आराम से इसके साथ चलो। थैंक यू। मैं विराटनगर का रहने वाला हूं और आरएएस भर्ती 2023 में मेरी 143वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरी ये जो सफलता है इसका श्रेय मैं ईश्वर के आशीर्वाद, अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भैया के मार्गदर्शन एवं इन्होंने मुझे जो मूल्य और संस्कार दिए हैं इनको देना चाहूंगा। अब मैं थोड़ी देर अपने सफर की बात कर लेता हूं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार मैं इस पद को प्राप्त कर सका। देखिए, ये जो सफलता है ये कोई 1 साल या 2 साल की तैयारी की नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आप सबसे पहले उनकी बात सुनिए। सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा या बेटी है एक दिन उनसे भी ऊंचे जाकर, उनसे भी उनका जो सपना है वो सपना पूरा करें और बहुत ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें। मेरे जो पिताजी हैं वो शिक्षक हैं। वे हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि बेटा, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, कुछ भी लक्ष्य पाना हो तो उसके लिए केवल एक ही मंत्र है, जो भी काम आप करें वो पूरी निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और अपना 100% डेडिकेशन उस लक्ष्य को समर्पित कर दे। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैंने इस मंत्र को गांठ बांध लिया था और जब मैं कक्षा 10 में था तभी मैंने ये सपना देखा था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और एक दिन अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। कक्षा 10 में मेरे 94% रहे, उसके साथ ही मैंने तहसील टॉप किया। कक्षा 12 में मेरा साइंस विषय था, मैंने 98% के साथ राजस्थान टॉपर रहा मैं 2017 का। उसके पश्चात ग्रेजुएशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स विषय में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन पूरी होने के पश्चात मैंने जेएनयू से ज्योग्राफी का एंट्रेंस दिया था और पीजी के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसी के साथ मैंने ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया था। ये सब चल ही रहा था। इसके साथ साथ ही जब कोविड का दौर आया तो उस समय 2021 में जब मैं घर पर ही था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मैंने ये सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि मुझे मेरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सिविल सेवा के लिए। 2021 में मैंने तलाश की, सिलेबस वगैरह देखा, सारी चीजें एनालाइज की। उसके पश्चात मुझे जरूरत लगी कि मुझे इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। वहां से मेरे सफर की शुरुआत होती है। अब ये तो हो गई मेरी जर्नी की बात। इसके पश्चात मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग फ्रेशर हैं, यानी जो अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं या हाल ही के दिनों में शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसे ही हैं जो अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम अपने एक नई यात्रा शुरू करते हैं तो उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर कि कंपटीशन एग्जाम और वो भी सिविल सर्विस जैसा, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, उन बातों पर गौर कीजिएगा। पहली जो चीज है, सबसे पहला, उसका 50% तो आप लोगों ने हासिल कर लिया है। पहली चीज क्या है
पहली चीज है सफलता के लिए अपने लक्ष्य को तय करना, और वो लक्ष्य आपने बना लिया है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, मुझे RAS या IAS की परीक्षा को पास करना है, और ये लक्ष्य आपने तय कर लिया है, इसीलिए आप मेरे सम्मुख यहाँ विराजमान हैं, यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने 50% यात्रा जो है वो पूरी कर ली है। सेकंड जो चीज है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अब आपको किस चीज की जरूरत है? मैं एक बार फिर से आपका हाथ खड़ा करवाना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि एक बार मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि आने वाली जो परीक्षा है 2026 की या 27 की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मेरा सिलेक्शन RS के अंदर हो जाएगा और वो लोग अपने पद को प्राप्त कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्वास है खुद पर? शाबाश, बहुत अच्छी संख्या है। पर आप ये चीज देखिए कि अभी जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे, जितने लोग तैयारी के लिए आए हैं, उनमें से लगभग आधे ही हाथ खड़े हुए हैं जो ये कह पा रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बात बिल्कुल साफ है, एग्जाम ये 12th का या स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, कंपटीशन एग्जाम है, बहुत ही कड़ा कंपटीशन होता है, पेपर टफ होता है और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन मैं आपको जो ये बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लक्ष्य पर जाना है, तो क्या आपको खुद पर विश्वास भी नहीं है? अगर मैं ये कहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं आपसे ये पूछूं कि आप दिल्ली पहुंच जाओगे क्या, तो आप उसे क्या कहोगे कि आप बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपने लक्ष्य तय कर लिया तो आपको खुद पे इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, भले ही कितनी ही कठिनाई आए आपके लक्ष्य में। आपको सोचना यह है कि मैं उन कठिनाइयों को दूर कैसे करूंगा। आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि अरे मैं तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं तो शायद इसे पास ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। आप यकीन मानिए मेरी जो उम्र है अभी मात्र 23 वर्ष है, इतनी कम एज में ये मेरा प्रथम ही प्रयास था RS में। अगर इतनी कम एज में मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं तो आप इस लक्ष्य को क्यों हासिल नहीं कर सकते? जरूरत किस बात की है कि आपका जो ये सेल्फ डाउट है, खुद पर भरोसा न होना, इसको आपको तब्दील करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आपको सबसे पहले खुद को ये भरोसा दिलाना है कि नहीं मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं। अब शुरुआत होती है हमारे सफर की। देखिए ये जो सफर है बहुत ही चुनौतीपूर्ण सफर है। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि हमने सिलेबस देखा, हमने किताबें उठाई और तैयारी शुरू कर दी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है तो चाहे मैं आपको सारी किताबें लाके दे दूं, कंटेंट दे दूं कि ये 10 किताबें आपको पढ़नी है और ये 10 किताबें पढ़कर ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इन किताबों को सही तरीके से पढ़ पाएंगे? जब आपको ये पता ही नहीं है इस किताब में से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आप मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। एक व्यक्ति था, उसे मान लो एक नई जगह है, अनजान शहर है, वहां पर जाना है। वो वहां पर बस से यात्रा करता है और बस स्टेशन पर पहुंच जाता है। बस स्टेशन पर उतरने के बाद उसे एक ऑटो ड्राइवर दिखाई देता है और वो ये कहता है कि भाई साहब मुझे शहर A में जाना है, आप कितने पैसे लोगे? वो उसे बताता है कि साहब वहां जाने के 50 रुपए लगेंगे। अब वो व्यक्ति कहता है क्या मजाक कर रहे हो, 2 किलोमीटर ही तो जाना है, यहाँ के 50 रुपए कैसे हो जाएंगे, इतनी दूर तो मैं पैदल ही निकल लूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, पैदल पैदल उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लगभग 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद जब वो थक जाता है, सोचता है कि अरे 1 किलोमीटर ही तो बचा है, चलो अब रिक्शा ले लेते हैं, अब तो शायद 10-20 रुपए में काम बन जाएगा। वहां एक दूसरा रिक्शे वाला खड़ा रहता है, वो उससे पूछता है कि भाई साहब शहर A में जाने के लिए आप कितने रुपए लोगे? तो वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैं 100 रुपए लूंगा। अब वो व्यक्ति ये कहता है कि आप पागल हो गए क्या? अभी मैं 1 किलोमीटर पहले जब स्टेशन पर उतरा था तब एक ऑटो ड्राइवर ने तो मुझे 50 रुपए ही बताए थे, अब जबकि दूरी इतनी सी रह गई है तो आप मुझसे 100 रुपए कैसे मांग सकते हैं? वो ये कहता है कि भाई साहब आप गलत दिशा में आ गए हैं, आपको बस स्टेशन से लेफ्ट साइड में मुड़ना था, आप राइट साइड चलकर 1 किलोमीटर और दूर आ गए हैं। जो डेस्टिनेशन आपका 2 किलोमीटर दूर था, अब वो कितनी दूर हो गया है? 3 किलोमीटर दूर। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई ताकि आपको ये पता लगे कि इस जर्नी में गाइडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने के लिए मुझे कौन सी स्किल्स चाहिए, मेंस का एग्जाम पास करने के लिए जो आंसर राइटिंग लिखनी होती है वो कैसे लिखनी होती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बोलने पर काम करना पड़ेगा, आपकी भाषा शैली को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है और आप बस किताबों के पन्ने पलटते जा रहे हैं
तो मुझे ये बताइए आप कैसे सफल होंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होती है गाइडेंस। गाइडेंस आपको कहाँ से मिल सकती है? हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसे बड़े भैया होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो या तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे सीनियर हो, या वो सेलेक्ट हो चुके हो, या आप अभी वर्तमान में दृष्टि आईएएस या दृष्टि आरएस का जो इंस्टीट्यूट है इसके साथ जुड़े हैं, यानी आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है। तो मुझे नहीं लगता शायद कोचिंग आपको जो मार्गदर्शन देगी उससे बेहतर आपको कोई गाइड कर सकता है। यहाँ पे टीचर्स आते हैं, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, वो आपको 10 बार बताते हैं कि बेटा मैं ये सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें अब तक ये सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, पर हम क्या करते हैं क्लास में पूरा ध्यान नहीं देते, बस केवल पढ़ते चले जाते हैं। क्लास में सर ने पढ़ाया, घर पे जाके थोड़ा सा देख लिया, मन किया तो फिर अपनी तैयारी में लग गए। ऐसे काम नहीं चलता है। आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप यहाँ क्लास लेने आते हो तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो चीजें टीचर बताते हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। अब ये बातें जो मैंने आपको बताई ये कुछ बेसिक बातें हैं। एक और मैं चीज गौर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, कई मुझे नए चेहरे लग रहे हैं जिन्होंने जो या तो कॉलेज में है या कॉलेज के बाद शुरू कर रहे हैं। जब हम कोचिंग में जाते हैं और वो भी ऐसे ऑफलाइन जब कोचिंग में आते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। हम जिस भी बेंच में बैठते हैं उसके आगे पीछे एक ऐसा ग्रुप सा जनरेट हो जाता है। मैं भी जब क्लास में बैठता था तो मेरे भी 4 और ऐसे ही 10-20 लोग थे जिनसे हम बात किया करते थे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो पीयर ग्रुप है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनके साथ बैठकर हम मटरगस्ती कर रहे हैं, हम ऐसे ही बातचीत में लगे हुए हैं, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, हम अपना ही डिस्कस करने में लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर चयन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा पीयर ग्रुप मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको पता चल जाता है शायद कि 1 या 2 लोग ऐसे जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर समझ रखते हैं। आपको केवल उन्हीं लोगों के साथ बैठना है, उन्हीं लोगों के साथ डिस्कशन करना है। कहने का मतलब ये है, अगर हम लक्ष्य बना लेते हैं तो आरएएस या आईएएस का सफर साल या 1.5 साल से ज्यादा का नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मेरी तैयारी इतनी है 1.5 साल या 2 साल की। अगर आप इतनी से समय में फोकस तरीके से तैयारी करते हैं, आपको ये पता रहता है कि नहीं मुझे तो केवल बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बाकी टाइम में यहाँ पे बाहर चाय पी रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इनमें टाइम बिताएंगे तो आप चाहे 5 साल तैयारी कर लो या 7 साल तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपका फोकस बने रहना बहुत ही जरूरी है। आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं यहाँ सिर्फ तैयारी करने के लिए आया हूं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने, जब मैम बोल रहे थे तो एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी पढ़ने में, या मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो फोकस कैसे बना रहेगा। क्या यहाँ पे सभी स्टूडेंट ऐसे है क्या जो 10 घंटे पढ़ पाते हैं दिन में? ऐसा है क्या? कई स्टूडेंट होंगे उनकी कैपेसिटी होगी वो तो 7-8 घंटे ही पढ़ते हैं, कई ऐसे हैं जो 10 घंटे पढ़ते हैं, कई ऐसे ही होंगे जो जोश जोश में नहीं मैं तो 15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे होंगे ना। लेकिन जो 15 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं क्या वो कंसिस्टेंट है? वो आज तो पढ़ेंगे 15 घंटे, कल पढ़ेंगे 12 घंटे, आप देखोगे सप्ताह भर बाद जाते जाते वो 8 घंटे की पढ़ाई का टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों है? अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे आरएस बनना है, हमें पता भी है कि ये सफर कितना कठिन है, उसके बावजूद अगर हम अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी समस्या है वो ये है कि हमें इस सवाल का जवाब नहीं पता कि मुझे आरएएस क्यों बनना है, मुझे आईएएस क्यों बनना है, या मैं इस सेवा में क्यों आना चाहता हूं। अगर आपके पास इस क्यों का जवाब है तो आपके फोकस को डगमगाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको अपनी जो भी अचीवमेंट्स बताई थी शुरू में मेरे बैकग्राउंड में, वो इसलिए नहीं बताई कि मैं अपना बखान करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो मेरे इतने परसेंटेज है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने किस प्रकार अपने सफर में किन किन बातों का ध्यान रखा, क्या क्या सावधानियां मैंने बरती कि मैं 10th क्लास से लेके आज तक का जो मेरा सफर रहा है, 2015 से 2025 का सफर रहा है, मैं 1% भी डगमगाया नहीं। मेरा फोकस कभी भी दूसरी तरफ गया ही नहीं। अगर मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर था कि मैं 10th क्लास की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे बेहतर कर सकता हूं। अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मेरा फोकस सिर्फ इस पे था कि मैं फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा हूं तो मैं उसको और कैसे बेहतर कर सकता हूं। और जब मैं सिविल सेवा की यात्रा में आया तो मेरा पूरा फोकस इस ओर था कि इस जर्नी में मेरा सिलेबस क्या है, PYQs क्या पूछे हुए हैं, मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूं। मैं सिर्फ इसी की तलाश में रहता था, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। तो क्या आपको समझ में आया कि भाई हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी ऐसे लगता है कि आपका फोकस डगमगा रहा है तो एक लाइन गांठ बांध लीजिएगा जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं। जब भी आपका मन ना लगे पढ़ाई में तो आप उन 4 आंखों को याद कीजिएगा, 2 आपके पिता की, 2 आपके माता की,
जो बड़ी बेसब्री से ये इंतजार कर रही है कि एक दिन उनका बेटा या बेटी मेरे घर पर कलेक्टर बन के आएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से ये सुनने की जरूरत नहीं है कि तू क्यों पढ़ रहा है। आप केवल ये ध्यान रखिए कि मुझे तो अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो आपका ध्यान किसी भी फालतू एक्टिविटीज में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इन सब में लगेगा ही नहीं। इतनी बात समझ पाए क्या? देखो अभी जो मैंने ये भूमिका तैयार की, ये केवल इसलिए की ताकि आप मेरी बात से इंगेज हो सके, आप इस जोन में आ सके, मुझे सुनने की अवस्था में। अब हम जो मैं बात शुरू करूंगा वो है आपकी प्रिपरेशन से लेकर कि अब आपको तैयारी शुरू करनी है, तो अब आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या चीजें पढ़नी है, कौन से स्टेज पर किन बातों को ध्यान रखना है। पहले जो हमारा फॉर्मेट रहेगा, मैं अपनी तरफ से ये बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको जो भी लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो आप उसके बाद पुटअप करेंगे। पहले आप सभी इस बात से तो परिचित होंगे कि सिविल सर्विस है या आरएस की जो एग्जाम है, इसके कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं ना, सभी को पता है। पहला स्टेज क्या है? प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज मेंस और थर्ड स्टेज इंटरव्यू। देखिए जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी जो तैयारी वो इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं तो प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करूंगा या मैं सबसे पहले मेंस की तैयारी स्टार्ट करूंगा। कोई ऐसा भी है क्या जो शुरू में इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो शुरू में हमें तैयारी को लेकर जाना है इंटीग्रेटेड तैयारी के लेवल पे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लो मुझे प्रीलिम्स को फोकस करना है, कि मुझे तो मान लो 3 महीने बाद प्रीलिम्स की एग्जाम आनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर है उसका नेचर कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। और टाइम लिमिट कितनी होती है? 3 घंटे। यानी आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ट्रिकी काम है ना, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होगा। अब आपको करना क्या है कि भाई मैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखूं। देखो एग्जाम की बात बाद में करेंगे, पहले तो अपन तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं, जैसे मान लो आज ही या फिर कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो आप किन बातों का ध्यान रखें। प्रीलिम्स एग्जाम में देखो पहली जो चीज है, आपको सपोज करो पॉलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है, तो पॉलिटी में कोई सा भी एक टॉपिक है, सपोज करो राज्यपाल का कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लास में आपको जो चीज सर पढ़ाते हैं आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। कोई भी डाउट आपका रहता है क्लास में तो आप तुरंत क्वेश्चन पुटअप कीजिए, यहीं पे डाउट क्लियर कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं पहले मैं घर जाके एक बार खुद पढ़ूंगा फिर देखूंगा, अगर दिक्कत आई तो सर से पूछूंगा। पहला काम है क्लास में अटेंटिव रहना। दूसरा काम क्या है, जब भी आप रूम पर जाए यहाँ से, तो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और इधर उधर नहीं भटकना। अभी जैसे कई लोग बोल रहे थे कि आप मैम ये बताइए कि आपने कौन सी गाइड बुक फॉलो की है, आपने और क्या क्या पढ़ा है। अभी अपन इस चीज पर आएंगे। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आपका काम है क्लास में अटेंटिव रहना। सेकंड काम है रूम पर जाकर जो आपको पढ़ाया गया है उन नोट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना। रिवाइज ऐसे करना कि वो चीजें आपको टिप्स पर याद हो जानी चाहिए, उंगलियों पर याद हो जानी चाहिए। अगर कल को सर पूछते हैं तो आपको सब कुछ पता रहे। तीसरी चीज, चूंकि इस एग्जाम का नेचर, जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसका नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसी की क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, आप मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाती है जिनमें पीवाईक्यूज होते हैं, और पीवाईक्यूज भी सब्जेक्ट वाइज होते हैं कि पॉलिटी में से इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में आरएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसमें से ये तलाश कीजिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इस राज्यपाल वाले टॉपिक से पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या रहा है। कहीं ऐसा हो मान लो कि एग्जाम आप पढ़ तो यहाँ पे आसान आसान चीजें रहे हो, राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है, और वहां पे क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से आ गया एग्जाम का, तो आपकी तो तैयारी का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। भाई आप पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद ये देखो कि क्या पीवाईक्यू पूछे गए, इतने तो 2 महीने निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपका चल रहा है उसी के साथ ही पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं। आपको ये देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, किस लेवल के आंसर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। तो तीसरी चीज समझ गए, जो टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आरएस का जो नेचर है देखो पेपर का, वो थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जो अपने को याद रखने होते हैं, है ना। इसके लिए टीचर तो आपको क्लास में पढ़ा देंगे, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको वो याद नहीं होंगी।
बहुत सारे जो मेरे साथी थे उनको इस समस्या होती थी कि भाई अपन याद कैसे करें चीज़ों को। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो अपन राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी में नदियों का टॉपिक आता है ना, अगर थोड़े बहुत परिचित हो आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लूणी नदी है राजस्थान में, इसकी सहायक नदियों के नाम देखोगे आप, या इसके अपवाह क्षेत्र को पढ़ोगे कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में अजमेर, पाली, नागौर, यहाँ इन सारे जिलों के अंदर बहती है। अब ये एक ही नदी नहीं पढ़नी ना आपको, आपको तो ऐसी 10-20 नदियां पढ़नी है। कैसे याद रख पाओगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन को? इसका तरीका होता है याद रखने के लिए कि आपको साथ में कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। वो ट्रिक्स जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको सर क्लास के अंदर बताएं, आप अब अपने लेवल पर कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं हर चीज की ट्रिक्स बना लेता था। जैसे अगर मैं यही एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई थी अपना बजाज। अब एक तो मैं ये याद करूं लूणी नदी जो है अजमेर, पाली, नागौर, जालोर इन सब जिलों से बहती है। फिर मैं दूसरी नदी पढ़ूंगा उसमें भी यही सारे जिले आएंगे। मान लो अजमेर रिपीट हो गया, फिर सिरोही आ गया, तो आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि ये वाला जिला शामिल है या नहीं है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि इसकी ट्रिक है क्या, अपना बजाज। क्या ये ट्रिक सबको याद हो सकती है क्या? जब भी आप नेक्स्ट टाइम लूणी नदी का नाम याद आएगा तो आपको क्या याद आएगा? अपना बजाज याद आएगा ना। फिर आप देखेंगे ऐसे है अजमेर, पैसे पाली, नैसे नागौर, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है तैयारी करो, तब केवल ऐसे मत देखो कि ये किताब मेरे सामने मैं तो रटते चला जाऊंगा। थोड़ा सा स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। हमें न्यूमोनिक्स ध्यान रखने हैं, हमें कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, जहां संभव हो हमें ट्रिक्स बनानी है और इस तरीके से तैयारी करनी है। अब अगली चीज आती है जब हम एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम का 150 क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे ज्यादा चुनौती होती है किसकी? टाइम मैनेजमेंट की। एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि भाई 150 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये डाउट रहता है ये सभी का। कोई कहता है मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, कोई कहता है मैं 130 क्वेश्चन करूंगा, कोई कहता है मैं तो 150 के 150 ही करके आऊंगा। सिंपल सा डाउट है। अब हमें यहाँ पे देखना ये होता है कि भाई अपनी कट ऑफ कितनी जा रही है, एग्जाम की कितनी जाती है। लगभग 100 प्लस हो गई अब तो कट ऑफ, पिछले 2 अटेम्प्ट से 100 या इसके आसपास रह रही है। अब जब 100 कट ऑफ जा रही है तो लगभग आपको 130 या इसके आसपास क्वेश्चंस करने होते हैं अटेम्प्ट। आपको क्या करना है, जब आपका मान लो यहाँ पे क्लासेस खत्म हो गई है, आप सेल्फ स्टडी पर आ गए हो, तो आपको अब जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे आपकी तैयारी में निखार आएगा और आप ये समझ पाएंगे कि अगर मैं 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इसमें से 30 क्वेश्चन तो मेरे गलत ही हो जा रहे हैं। अगर 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1/3 करोगे तो 10 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग और कट जाएगा। तो आपके नेट कितने क्वेश्चन सही हुए? 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन का निकालोगे तो लगभग शायद 120 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे। तो इनफ है 120 के आसपास मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये इतना आसान है क्या? मैं आज कहूँ आपको कि आपको 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके हो सकता है 70 क्वेश्चन गलत हो जाए, आप तो रेस से वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। ये चीज हमें पता चलती है जब हम बार बार टेस्ट लगाते हैं। किसी बार हमारे 50 गलत होंगे, किसी बार हमें 40 गलत होंगे। जब आप बहुत सारे टेस्ट दे लेंगे तो एक एवरेज सेट हो जाता है कि हर बार मैं टेस्ट लगा रहा हूं तो मेरे 130 में से 30 या 35 के आसपास ही गलत होंगे, जो कि एक सेफ स्कोर होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपने क्या समझा? पहली सावधानी रखनी है पढ़ाई करते समय, आपको चीजों को याद रखना है। सेकंड, याद रखने में स्मार्टनेस दिखानी है, रटना नहीं है। तीसरी चीज, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो प्रीलिम्स को पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट स्टेज क्लियर है क्या? अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज क्या है? मेंस एग्जाम। अगर मैं आपको एक वर्ड में पूछूं कि भाई मेंस एग्जाम क्या है, एक वर्ड में क्या डिफाइन करोगे? कि मेंस एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या है? आंसर राइटिंग। क्या है भाई? प्रीलिम्स एग्जाम गेम है याद रखने का। मेंस एग्जाम किसका है? जो आपने याद रखा है उसको आपको रिटन फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, इसी बारे में है। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो रखना है कि हम अपने आंसर को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग में 3 चीजें होती है। पहली चीज, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया मान लो मैंने, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो क्या? मैंने मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सवाल दे दिया कि जो सत्ता है वो, चलो एथिक्स का एक सवाल दे रहा हूं, सत्ता जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, फिर आगे लिख दिया टिप्पणी कीजिए। किसका सवाल है? एथिक्स का। मैं आपको अभी राइट करने के लिए देता हूं, स्टेटमेंट तो जनरल है ना, पर क्या आप अभी लिख पाओगे कैसे? भाई जब तक आपने पढ़ाई नहीं आप कैसे लिख पाओगे? पहली जो चीज है वो क्या है? कंटेंट। क्या है?
यानी आपको आंसर लिखने से पहले जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कंटेंट की, आपको वो चीज याद होनी चाहिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? प्रेजेंटेशन की। किसकी है? मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। राजस्थान भूगोल ही चल रही है, मान लो खनिज वाला टॉपिक चल रहा है, पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आपने सारा रट भी लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या वो पूछेगा जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है? क्या क्वेश्चन यह आएगा कि चलो बताओ राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज होते हैं? ये तो सभी को आता है ना। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है कि राजस्थान में इतनी व्यापक खनिज संपदा है, ये राजस्थान को कैसे समृद्ध बना सकती है, ये राजस्थान के औद्योगिक आधार को कैसे मजबूत कर सकती है, सरकार को इसके लिए कैसी रणनीतियां सुझानी चाहिए। तो कंटेंट निकल के तो आपके नोट से ही आएगा, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ है क्या जैसे पूछा है? नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे कला आती है कि हम जो याद है हमें उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये बात होती है प्रेजेंटेशन को। ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, आपको सर यहाँ पे पढ़ाएंगे, पहले आप उसको याद करोगे, फिर आप कच्चा आंसर लिखोगे, कुछ गलतियां होंगी, बार बार जब इस चीज को लिखेंगे तो आपको एक दिन निकल के लास्ट के अंदर आपका एक बेटर आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तीसरी जो चीज आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में उससे भी ज्यादा होता है। मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। अगर आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपके 1 या 2 आंसर जो है 10-10 मार्क के क्वेश्चन आपके छूट गए, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? मान लो आपको चीजें सारी आती है, आपको समझ भी है, आप आंसर भी बेहतर लिख लेते हो, पर अगर आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो फिर किसका दोष है? समझ रहे हो? अब यहाँ पे ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। जब मैं आंसर्स लिखता था, मैं इतने शानदार आंसर लिखता था कि मेरे जब मार्क्स आते थे तो 10 में से 6 नंबर से कभी कम नहीं आए। यानी मैं आंसर अच्छी क्वालिटी के लिख लेता था, पर समस्या क्या थी? मेरी हैंड राइटिंग भी बेहतर थी, मेरा कंटेंट भी बेहतर था। हर पेपर में जब मैं टेस्ट सीरीज में पेपर अटेम्प्ट करता था तो मैं बताता था भैया को, घर वालों को, कि मेरे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, और वो हर बार ये बात कहते थे कि अगर क्वेश्चन यहाँ छूट रहे हैं तो वहां पे तो इसके भी 2 गुने क्वेश्चन छूटेंगे, यहाँ 1 छूट रहा है वहां 2 क्वेश्चन छूटेंगे, और अगर क्वेश्चन छूट गए तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप वहां ये थोड़ी कहोगे कि अरे मेरी तो स्पीड स्लो है इसलिए मैं RS बनने से रह गया। किसी को बहाना नहीं बता सकते ना। इसलिए अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन क्यों छूटता है। क्वेश्चन छूटने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, हमें कंटेंट ठीक तरीके से याद ही नहीं है, तो आप जब लिख रहे हो आप बार बार सोच रहे हो, अच्छा राज्यपाल का अनुच्छेद क्या था ये तो मैं भूल गया, इसकी शक्तियां क्या थी 3 तो मुझे याद आ गई, 3 याद नहीं आई। तो जब आप सोचोगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम खर्च होगा। तो पहली समस्या है कंटेंट याद होने की। दूसरी समस्या है कंटेंट याद तो है पर वाकई में स्पीड हमारी क्या है? स्लो है। तो स्पीड स्लो है तो पेपर अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए आपको आज से ही क्या काम करना है, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो आपको 1 या 1.5 पेज, या फिर आप ये मानो कि आपको आंसर्स ही लिखने हैं। आप ये मत देखना मैं आंसर सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, आपको केवल इसलिए लिखना है ताकि आपको लिखने की आदत हो जाए। आपको ये ना लगे जब टेस्ट सीरीज में बैठो तो मैं तो पहला पेपर लिख रहा हूं। ये समझ पा रहे हो मेरी बात? आपको 1 या 2 पेज डेली के इसलिए लिखने हैं ताकि आप 7 मिनट 8 मिनट में वो 2 पेज कंप्लीट कर पाओ, ताकि आपको स्पीड का इशू नहीं रहे। कंटेंट तो क्लासेस से तैयार हो जाएगा पर स्पीड कहां से लेकर आओगे? तो स्पीड की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। समझ आ गई क्या बात? तीसरी चीज है, थर्ड स्टेज क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए देखो, लोग ये कहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, उसके बाद की बात करो आप तो इंटरव्यू की, है ना। मैं ये कहता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो बाद में करने की नहीं है, वो आपके साथ साथ इस जर्नी में आप चलते हो तो ही आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। इंटरव्यू है किस बारे में? प्रीलिम्स एग्जाम था जो आपको याद है, उसकी परीक्षा थी, आपको कितना याद है ना, आप रिकॉल कितना कर पाते हो। मेंस एग्जाम किस बारे में है? जो आपको याद है वो आप रिटर्न फॉर्मेट में कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो। थर्ड, इंटरव्यू इस बारे में है कि जो आपको याद है वो आप कैसे बोल पा रहे हो, यानी अपने स्पीच के थ्रू, यानी आपकी भाषा शैली कैसी है। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया गया तो क्लास में ऐसे होते हैं ना, टीचर पूछता है कि कलम ने ये टॉपिक पढ़ा था, बताओ किस किस को याद है। तो क्लास में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं जो बोल पाते हैं, बाकी कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको आता तो है लेकिन वो हाथ ही खड़ा नहीं करते। क्यों? हेजिटेशन होती है, शर्म आती है बोलने में। समझ रहे हो ना। तीसरी चीज ऐसी होती है, उस व्यक्ति को आता तो है लेकिन उसकी भाषा शैली सही नहीं है। भाई अगर मैं कुछ चीज आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तो एक तो ऐसे होता है कि अपन घर वाली भाषा में बोलते हैं, टूटे फूटे शब्द बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो किताबों में लिखी हुई होती है।
आपकी भाषा शैली वैसी होनी चाहिए बोलने के लिए। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जब भी आप क्लास में बैठे हो, सर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, बेझिझक होके वहां पे ये मत सोचना कि अरे अगर मैंने नहीं बताया तो, मैंने गलत बता दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, ये सामने वाले क्या सोचेंगे, अरे इसको तो आता ही नहीं है। आपको सबसे पहले हाथ खड़ा करना है, चाहे गलत बताओ लेकिन खड़े होकर बताओ। इससे आपकी जो हेजिटेशन है बोलने की, वो हेजिटेशन दूर हो जाएगी। अगर हेजिटेशन नहीं है तो सेकंड स्टेप आप बोल तो अपने आप लोगे। दूसरा काम, अब आप बोलोगे तो आपकी जो भाषा है वो परिष्कृत होनी चाहिए, यानी भाषा शैली बेहतर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि मैंने आपको ये बताया कि जब आप यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास में, तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, घर पे जाके एमसीक्यू सोल्व करने हैं। मेंस के लिए आपको क्या करना है, उस टॉपिक से जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, आपका यहाँ पे ग्रुप बन जाता है ना, 5-7 लोगों का मान लो दोस्त बन गए, यहाँ पे बीच में क्लास के बीच में 10 मिनट 15 मिनट का गैप आया, जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया आपको डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करने में टाइम पास नहीं करना है। जो भी चीज सर ने बताई है एक एक करके बारी बारी से आपको बस ये बताना है कि सर ने हमें ये समझाया था, इसकी समरी ये थी। अगर आप सर के समझाए हुए को खुद के शब्दों में बोल पा रहे हो तो आप बाद के अंदर आपको इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये चीजें समझ में आई क्या आपको? सभी को समझ में आ गई क्या? मेरी तरफ से देखिए, मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इनमें जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्लास में अटेंटिव रहना है, कैसे सुनना है, कैसे याद करना है, इन चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। अब इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो क्वेरीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर मैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने की है ना एमए ज्योग्राफी से, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बारे में क्या जानना है? सर आपका जो बैकग्राउंड, सर साइंस बैकग्राउंड से हो आप। सर आपने एमए का एंट्रेंस दिया जेएनयू का, तो सर आपने ह्यूमैनिटीज का एंट्रेंस दिया, तो सर वो आपने एक बार में क्रैक कैसे कर लिया सर? ठीक है। और सर एक प्लस उसमें क्वेश्चन ऐड करना है कि जेएनयू का सर कैंपस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं सर, वो उसके बारे में बताना। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, पहली बात तो ये कि भाई मेरा फिजिक्स ऑनर्स से बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन मेरी फिजिक्स ऑनर्स की थी, फिर बाद में मैंने स्विच क्यों किया, मैं ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट की ओर क्यों गया? क्योंकि मेरा टारगेट केवल यहाँ पे आरएस बनना ही नहीं था, मेरा टारगेट था यूपीएससी को फाइट करना और आईएएस बनना। उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और उसमें मैंने जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी को रखा है। इसलिए मैंने साथ में तैयारी करते करते वो एंट्रेंस दिया ताकि मैं ज्योग्राफी के अंदर पीजी भी कर पाऊँ साथ में। इसलिए मैंने वो दिया था, क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी 21 साल की मैं अभी आरएस का एग्जाम दे सकूँ या आईएएस का एग्जाम दे सकूँ। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा कि भाई वहाँ पे कैंपस कैसा है, तो जेएनयू का कैंपस काफी शानदार है। वहाँ पे जो प्रोफेसर है वो भी बहुत अच्छे हैं और एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट है सीखने के लिए। अगर आपके पास समय है करने का तो आप पीजी के लिए जाइए। अगर आपने मान लो रास्ता अभी अपना लिया कि नहीं अभी तो मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग मैंने शुरू कर दी, तो कोचिंग के साथ जेएनयू की तैयारी या फिर जेएनयू की पढ़ाई नहीं हो सकती। जेएनयू में स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। ये चीजें आप वैसे इंडिविजुअली सर्च कर लीजिएगा, ये क्योंकि अपन वो चीजें डिस्कस करेंगे जो सभी स्टूडेंट्स को काम आ सके। ठीक है, देखिए जो सबसे मेजर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई करंट अफेयर्स के लिए अपन क्या करें, है ना। कई बार अपन इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो 2023 से पहले की बात करें तो 2023 से पहले आरएस के पैटर्न में अगर आप करंट अफेयर्स न भी पढ़कर जाएं, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मेंस के लिए बता रहा हूँ आपको कि मेंस का अगर न भी पढ़ के जाएं तो काम चल जाता था, लेकिन 2023 का पेपर, 2024 का पेपर देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड थे डायरेक्टली। तो अपन करंट अफेयर्स को छोड़ तो नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, अच्छा खासा वेटेज है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अब मैं प्रीलिम्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं। देखो बेसिक सोर्स क्या है करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर क्या है, मैगजीन जितने भी बनाई जाती है, सारी चीजें हैं वो कैसे बनाई जाती है। इनको सपना आता है क्या भाई ये टॉपिक चर्चा में है, चलो ये डाल देते हैं। कहां से देखते हैं, न्यूज़पेपर से। आज कोई घटना घटित हुई, कल न्यूज़पेपर में आनी है ना। मान लो संविधान में कोई नया संशोधन कर दिया, न्यूज़पेपर में आना है, न्यूज़पेपर में उसके बारे में आर्टिकल्स भी छपेंगे। आपको क्या करना है, एक तो अपनी हैबिट बनानी है आज से ही कि डेली एक न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो हिंदी का, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर जो भी आपको सूट करता है, इंग्लिश अगर आपकी ठीक है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको सूट करता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और करंट के टॉपिक से आप टच में रहे। दूसरी बात, केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या डेली का एक न्यूज़पेपर आता है, एग्जाम आपकी 1 साल बाद होनी है, रिवाइज कैसे करोगे? क्या न्यूज़पेपर को लेकर बैठोगे कि हाँ भाई मैंने उसमें हाईलाइट किया था कि अब पढ़ लेता हूँ, 365 दिन पहले के न्यूज़पेपर को आज उठाओगे, ऐसा नहीं हो सकता ना।
इसलिए अपन सहारा लेते हैं किसका? मैगजीन्स का। एक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, कोई से भी यहाँ के इंस्टीट्यूट की पढ़ो, कोई से भी पढ़ो। एक इसके साथ साथ जैसे मेंस की बात करें तो राजस्थान सरकार का सूजस बुलेटिन आता है ना, सूजस पत्रिका आती है एक, वो काफी शानदार है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है PIB, उसको आप देखते रहिए क्या क्या उस पर नए लेख आए हैं, कुछ चीजें आई है क्या, वो आप फॉलो करते रहिए। इतनी चीजें पर्याप्त है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछ रहे थे कुछ यहाँ से? देखिए इन्होंने अभी जो मैंने बात बताई उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया कि संपादकीय पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, पर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि हम उसे आंसर में काम ले सके। तो इनका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर हमने पढ़ लिया तो हम उसे काम में कैसे लें? समझ पा रहे हो आप? तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स देखिए, जब भी कोई नया मुद्दा आता है ना, नया मुद्दा आता है तो उसके आर्टिकल्स लगभग 2 से 3 दिनों तक चलते ही चलते हैं। मान लो अपन बात करें कि अभी रिसेंट के अंदर कास्ट सेंसस की बात चल रही थी, है ना, कि भाई कास्ट सेंसस को लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो लगभग 2-3 दिनों तक वो आर्टिकल आएंगे। आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपको ये देखना है ये टॉपिक वाकई में इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम के लिए। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट रिलेटेड है, कि अपने पॉलिटिकल सिलेबस से मैच करता है, आपको क्या करना है, उसमें जो नई बातें मिलती है आपको, जैसे आपको उसमें क्या मिलेगा, कास्ट सेंसस क्यों किया जाना चाहिए, यानी इसके पक्ष में तर्क मिलेंगे। फिर दूसरा आपको मिलेगा कि क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है, और एक क्या मिलेगा, वे फॉरवर्ड। इसमें से आपको बुलेट पॉइंट्स में बहुत ही शॉर्ट में आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, या अपने जो पॉलिटी के नोट्स हैं उनमें ऐड कर लेना है, ठीक है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। ऐसे नहीं बैठना कि अपन न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए 2 घंटे तक मैं न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए जा रहा हूं, क्योंकि वो चीजें आपको यहाँ कोचिंग में भी करवाई जाएंगी। आपको क्या करना है, जो एडिशनल पॉइंट्स है केवल वो ऐड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने क्यों है आपको, हमें उस सोर्स को यूज करना है अपने आंसर लिखने में, क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, आर्टिकल आएगा भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें 3-4 कारण आएंगे, आपको समझना है। अगर आप देख के ही समझ गए कि ये तो मुझे वैसे ही याद है, मत लिखो नोट्स में। अगर आपको लगता है कुछ टेक्निकल चीजें आई है ना, वो टेक्निकल चीज आप ऐड कर लो नोट्स में, केवल इतना सा लिखना है बस। अगर कोई क्वेश्चन बनता है अपन यूज कर सकते हैं, अपन केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, ये चीज है। और कोई? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी जो स्पीकिंग शैली है निसंदेह बहुत अच्छी है, बहुत शानदार सर। थैंक यू। सर मैं बेटी को लेके आया हूँ टोंक से, तो मेरे बीच में एक क्वेश्चन बार बार पहले भी था और अभी भी है। दरअसल ये है प्रथम वर्ष की स्टूडेंट और मैं इसको यहाँ ले आया, इसकी भी इच्छा है, तो संदेह ये रहता है कि वहाँ ग्रेजुएशन और इस दोनों के बीच में कैसे तालमेल हो। ग्रेजुएशन भी बहुत मस्ट है किसी भी चीज को, फाउंडेशन को आगे लेने के लिए, तो ये चीज कहीं न कहीं कंफ्यूजन में हम सर। एज क्या है? एज 20 साल हो गई है और अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर है जी। ठीक है। देखिए पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फोकस तो हमारा उसी काम पर होना चाहिए। अगर हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज की पढ़ाई देखो आपको कब हेल्प कर जाएगी, कहाँ काम आ जाएगी, आप कह नहीं सकते। तो जो काम हम कर रहे हैं सबसे पहला फोकस है, प्राइमरी फोकस वही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें फिर भी लगता है, जैसे कई बच्चे थोड़े से एडवांस होते हैं, कॉलेज का पढ़ाई कर लिया, फिर भी हमारे पास टाइम बच ही जाता है, जैसे 2-3 घंटे निकल गए है ना पढ़ने के बाद, उस टाइम अगर आप बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो कि नहीं मुझे तो तैयारी करनी है, मुझे सिविल सर्विस में जाना ही है, तो मैं ये कहूंगा अभी वो फर्स्ट ईयर में ही है तो अभी तो ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर वो शौकिया तौर पर, अगर उसको इंटरेस्ट है खुद को चलाकर, तो क्या कर सकते हैं, जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स है या अपने राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं, केवल वो अपने लेवल पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये 2 काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने की अभी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे अगर मान लो आपको पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप पढ़ के तो देखिए, पॉलिटी की एनसीईआरटी उठाइए, आप स्टार्ट कीजिए, 8th क्लास की शुरू करो, 9th की शुरू करो, 10th 11th 12th, ऐसे करते आप पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट की समझ अच्छी होगी। आपको केवल बेसिक टेक्स्ट बुक्स जो है अभी केवल वो रेफर करनी चाहिए। और अगर वो आर्ट्स से है, कौन सा सब्जेक्ट है उनके पास? आर्ट्स। हाँ तो आर्ट्स है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आर्ट्स पेपर उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बस आपको करना क्या है, वो जो एनसीईआरटी है जब आप यहाँ पे तैयारी के लिए आओगे तब भी पढ़नी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि कॉलेज के साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वो पढ़ लीजिए। सर स्थितियाँ क्या है आजकल जो छोटे जिलों में, इनमें जो कॉलेजेज होते हैं
कॉलेजेस में सर पढ़ाई गायब हो चुकी है सर। ओरिजिनल स्थिति है जो निजी कॉलेज हो गए उनमें तो पूरी तरह गायब है सर, ओनली फॉर्मेलिटीज वहाँ हो रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या करते हैं गार्जियन, यही करते हैं कि क्यों नहीं इसकी ग्रेजुएशन भी चलती रहे और कोचिंग भी होती रहे, तो दोनों चीजें हो। इसलिए देखिए मैं इसके ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ कि अपन कॉलेज की स्टार्टिंग में अपन कोचिंग भी ज्वाइन करवा दें, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित समय होता है ना जी ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, आजकल मोबाइल सभी के पास है, यूट्यूब है, यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन बहुत भरी पड़ी है। आपको क्या करना है, जो आपके कॉलेज का सिलेबस है, कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं को सर्च कर करके पढ़िए। अगर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं तो जो किताबें हैं, आर्ट्स की किताबें तो हम पढ़ सकते हैं। मुझे राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है तो जरूरी है कि कोई सामने टीचर हो तभी मैं पढ़ूं, इंटरेस्टिंग है अपन खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पहले जो आपकी किताबें हैं, जो आपका सिलेबस है, उसी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, वो ही किताबें अल्टीमेटली आपको यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। हो गए सभी के सवाल? किसी को अगर कोई भी डाउट बचा हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रही है वो तो अच्छी तरीके से हो जाती है, और कुछ सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल रुचि नहीं रहती है, तो क्लास टेस्ट में भी नंबर नहीं आ पाते, तो आगे भी बहुत दिक्कत होगी। तो उनको साथ साथ लेकर कैसे चले अच्छी तरीके से? ये चीज तो अपन ने डिस्कस की ना, कैसे करना है। वापस समझाना सर वो। देखो मेन चीज केवल इतना सा है, अगर आप यहाँ कोचिंग में आ चुके हैं तो आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मान लो कि मुझे 2026 या 27 का मुझे एग्जाम देना है, ठीक है, मेरे पास 1 साल का समय है, तो आप क्या कीजिए, पहले 1 साल का आप शेड्यूल फिक्स कीजिए। शेड्यूल कैसे बनाना है आपको कि कोचिंग वाले लगभग मान लो 10 महीने में या 12 महीने में इतने टाइम में मेरी कोचिंग खत्म करवा देंगे। अब आपने टारगेट लिया हुआ 2 साल का, 1 साल में कोचिंग कंप्लीट हो गई, इतना टाइम मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा। इतना समय वो देखो धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे, अभी शुरू में समझ में नहीं आएगी, जब कोचिंग चलेगी तो आप ये पता कर पाओगे कितना टाइम बच रहा है मेरे पास कोचिंग के पास। आपको शेड्यूल पहले साल भर का बनाना है कि इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम मुझे इतने को देना है। फिर आपको ये बनाना है कि डेली का आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आप क्लासेस के लिए आते हो, अगर आप क्लासेस के बाद भी 4-5 घंटे बचा पा रहे हो तो उनमें आप क्या क्या पढ़ते हो। ये जो है बहुत ही डिसिप्लिन से मेंटेन करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। हो गए सभी के क्वेश्चंस? सभी को क्लियर है? तो सभी को आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छा करें, क्लास के अंदर अटेंटिव रहें और यहाँ पे टीचर्स को ध्यान से सुने, जो चीजें बताते हैं अगर आप उनको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आगे के लिए अग्रिम बधाई। थैंक यू।